नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग लूसेंट में जो साइंस का है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 अध्याय इसका होता है। तो आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो फिजिक्स है मेरा उसको आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको पढ़ा करके 9-10 वीडियो में सबको पढ़ा चुके हैं। एग्ज़ाम का डेट काफ़ी करीब आ चुका है। 23 और 24 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है बिहार CGL 3 का। तो आइए आज से हम लोग फिजिक्स है जो लूसेंट में उसको शुरू कर रहे हैं। यकीन मानिए एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान। भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव या मैटर जो होता है तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। इसमें किसका होता है तो मैटर और एनर्जी की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिक प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास जो है भौतिक के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। यहाँ से हमें कुछ अभी लेना देना नहीं है, कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इससे हमें कुछ यहाँ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्रक जो है किसी राशि के मापन के निर्देश को, मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इसमें जो होता है मात्रक 2 प्रकार का होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मात्रक क्या है तो मूल मात्रक जिसे फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, और ड्राइव्ड यूनिट होता है जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, जो फंडामेंटल ड्यूटी से ही बनता है। एसआई पद्धति की मूल मात्रा की संख्या कितनी है तो 7 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी संख्या कितना है तो 7 है। इसमें से कौन है तो जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, मोल, ये क्या है तो ये मूल मात्रक है। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक जो हो जाता है मीटर हो जाता है। इसका जो संकेत है एम से है। द्रव्यमान का केजी हो जाता है, किलोग्राम में इसका मात्रक है। सेकेंड का समय का पूछा जाता है, सेकेंड है। और सबसे अधिक अगर इसमें अगर कोई पूछा जाता है तो ताप का पूछा जाता है। ताप का एसआई मात्रक क्या है तो केल्विन है, याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है। तो ये सब एनसीईआरटी सीरीज में वहाँ डिटेल से बता चुके हैं। समतल कोण का एसआई जो मात्रक होता है संपूरक, इसमें है समतल कोण का रेडियन हो जाता है और घन कोण का स्टेरेडियन हो जाता है। तो ये दोनों भी पूछा जाता है। ताप का पहले जो पुराना जो मात्रक था सेंटीग्रेड था, नया डिग्री सेल्सियस है। आवृत्ति का कंपन प्रति सेकेंड होता था पुराना, अभी क्या है आवृत्ति का हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला में मापा जाता है, इसका संकेत जो है कैंडेला है। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। या किलोमीटर में पूछा जाए तो 10 के पावर 12 क्या हो जाता है किलोमीटर में हो जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह पारसेक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, या 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर हो जाता है। बल की CGS पद्धति में जो मात्रक होता है क्या होता है तो ये जो होता है डाइन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसआई पद्धति में पूछा जाए तो न्यूटन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। कार्य में क्या होता है तो कार्य का अगर CGS में पूछे तो कार्य अर्घ इसके ऊपर यहाँ देखिए अर्घ यहाँ भी है, कार्य अर्घ जैसा है, यहाँ भी कार्य के जैसा। और एसआई पद्धति में अगर इसका मात्रक पूछा जाए कार्य का तो क्या हो जाता है तो ये सेकेंड जूल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 जूल बराबर जो होता है 10 के पावर 7 अर्घ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 का विभिन्न घात तो ये यहाँ से देखिए, इसको छोड़िए, पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे कि डेका पूछा जाएगा, डेका के बताइए क्या होता है 10 का घात तो 10 के पावर 1 हो जाता है। हेक्टो में 10 के पावर 2 हो जाता है। किलो में 10 के पावर 3 हो जाता है। मेगा में पूछा है तो 10 के पावर 6 हो जाता है। गीगा में पूछा जाए तो 10 के पावर 9 हो जाता है। और टेरा में पूछा जाए
तो कितना 10 के पावर 12 हो जाता है। पेटा में पूछा जाए तो 10 के पावर 15 और एक्सा में पूछा जाए तो 10 के पावर 18 हो जाता है। संबित पत्रा वाला हाल बताइए कि ट्रिलियन में 5 ट्रिलियन जो कह रहे हैं कि भारत का इकोनॉमिक होगा, तो पूछा गया नहीं था कि बताइए संबित पत्रा से कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो बता रहा था ना। तो ट्रिलियन यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डेसी में अगर ये छोटा होता है 10 का घात है तो डेसी में तो 10 के पावर -1, सेंटी में 10 के पावर -2, मिली में 10 के पावर -3 यहाँ हो जाता है। माइक्रो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 के पावर -6 हो जाता है। नैनो अगर पूछा जाए, नैनो मीटर में पूछा जाए, ठीक है, ये सब मीटर में है तो 10 के पावर -9 हो जाता है। अगर इसको सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। पिको में 10 के पावर -12 और फेमटो में 10 के पावर -15 और एटो में 10 के पावर -18 हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसी ये सब जो है ये पूरा याद होना चाहिए। आगे जो गति है, ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि, वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश कहा जाता है। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, ये क्या होता है, तो सदिश राशि होता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन। तो सदिश का देखिए, सदिश का जो उदाहरण होता है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से छपता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है। कहता है एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को विस्थापन कहा जाता है। चाल का होता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही सब बताने जा रहे हैं कि जो एग्जाम में डायरेक्ट आए, सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं अभी होने वाला है। चाल का जो है, इसका चाल बराबर दूरी बाई समय होता है, जानते ही है, ठीक है। त्वरण का जो एसआई मात्रक याद रखिए, बस यहाँ से देखिए त्वरण का पूछा जाएगा। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखिए। प्रक्षेप्य गति जो होता है, प्रक्षेप्य गति, इसका उदाहरण देखिए, इसमें धनुष से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि सब प्रलयकार होता है। ये किसका उदाहरण होता है, तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होता है। बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा समझने से भी कोई फायदा नहीं है। प्रक्षेप्य गति, धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि, ये सब किसका उदाहरण है, तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है, ये ठीक है। और ये क्वेश्चन तो छपता है, यहाँ लिखिए, कहता है कि अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए किसी उसे क्षैतिज से कितना पर, तो 45 डिग्री के कोण पर से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। किसी अधिक दूरी पर फेंकने के लिए किस प्रक्षेप्य गति, तो कितना डिग्री के एंगल से, तब 45 डिग्री के एंगल से उसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। आगे देख रहे हैं वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, ठीक है, जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो ये वृत्तीय गति हो जाता है। और एक समान गति से करता है तो ये एक समान वृत्तीय गति हो जाता है। जब एक ही समान से करेगा तो एक समान वृत्तीय गति हो जाता है। और कहता है कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है कि यह बदल जाती है। इसका उदाहरण होता है वृत्तीय गति, जैसे कि घुमाया जाता है, समान डोरी छूट जाने पर ये जो होता है उड़ जाता है कोणीय वेग। इसमें कोणीय वेग, इसका यहाँ ये छोड़िए, यहाँ से देखिए जो इम्पोर्टेंट है, पाई के गणना की मान सबसे पहले किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और गति का सर्वप्रथम परिभाषित किसके द्वारा किया गया था, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो गैलीलियो के द्वारा। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थे। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अपने पुस्तक 1687 में, इनका पुस्तक क्या था, तो प्रिंसिपिया में गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। प्रथम गति का नियम होता है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विरामे में रहना चाहेगा, और जब गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल परिवर्तित न किया जाए, ठीक है। तो ये इसको अगर यहाँ से देखिए, प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही बनता है। जड़त्व का नियम, प्रथम नियम से किसका परिभाषा होता है, तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक, बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जड़त्व के कुछ उदाहरण ये दे देगा, जैसे कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। और चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल के हाथ से पकड़ करके डंडे से पीटने, धूल करने, ये सब जड़त्व का उदाहरण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। संवेग, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, तो संवेग कहा जाता है। अर्थात संवेग बराबर क्या होता है, तो वेग इंटू द्रव्यमान हो जाता है। यह कैसा है, तो सदिश राशि है। एसआई मात्रक जो होता है मीटर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है मोमेंटम का, ये इम्पोर्टेंट है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, इससे क्या प्राप्त होता है, तो F बराबर ma, बल का जो इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। और तृतीय नियम ये पूछा जाता है, जैसे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये किस नियम से पता चलता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम से पता चलता है। बंदूक से मतलब कि चलाने पर गोली क्या होता है, पीछे की ओर धक्का लगता है बंदूक का, ठीक है। नाव के किनारे पर नाव से कूदने पर नाव क्या होता है, पीछे की ओर हट जाता है। रॉकेट को उड़ाने में इस समय किसका, तृतीय गति नियम का उदाहरण हो जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही बता रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब बहुत है, सबको मतलब एग्जाम से 8 से 10 वीडियो में ही ख़त्म कर देना है। जो इम्पोर्टेंट है यकीन मानिए, अगर इतना भी अगर देख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये आवेग ये सब छोड़िए, ये मतलब आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने समय अंतराल बराबर समय में परिवर्तन, ये छोड़ दीजिए। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, इसमें अभिकेंद्रीय देख लेते हैं। चारों ओर आवश्यक जो होता है अभिकेंद्रीय बल का कभी कभी दे दिया जाता है कि फार्मूला जो होता है F बराबर mv²/r हो जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल एक ये यहाँ से याद रख सकते हैं। केंद्र की ओर यह बल लगता है, जैसे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। कोई क्या होता है कि एक बल जो होता है ये वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने लगता है। और अपकेंद्रीय बल, इसका उदाहरण से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें उदाहरण जो होता है इसका इम्पोर्टेंट है, ये देखिए। कपड़ा सुखाने की जो मशीन होता है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बस यहाँ ये इतना याद रखिए, काफ़ी है। ये जो होता है मौत का जो कुआं कभी कभी देखे होंगे, इसमें भ्रमवर्ष क्या होता है कि अपकेंद्रीय बल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कहता है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान करने पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत का कुआं, कुएं की दीवार के मोटरसाइकिल अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसके प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभार बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवर्ष क्या कह दिया जाता है कि अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। बल आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ जो फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण, एक पिंड द्वारा एक किसी अक्ष को मतलब कि एक अक्ष के पारित घुमाने को मतलब कि चारों ओर घुमाने को क्या कहा जाता है, तो बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण जो होता है, इस बल गुने आघूर्ण भुजा बल, ये पूछा जाता है। बल आघूर्ण कैसा है, तो एक ये जो है सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। बस इतना याद रखिए, बल आघूर्ण कैसा है, तो सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन, सरल मशीन इसमें जैसे कि आ गया उत्तोलक, घिरनी, अनंतकाल, स्क्रू, जैक, ये सब क्या होता है, जो किसी काम को सरल बना देता है, वही तो होता है सरल मशीन। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर लगाकर, जैसे कि इसमें लीवर हो गया, उत्तोलक हो गया। उत्तोलक क्या होता है कि हालांकि ये सब जो पूछता है केवल मतलब उदाहरण से ही पूछता है कि बताइए मनुष्य का हाथ, चिमटा, कैंची, पिला, सरसी, ये सब कौन से उत्तोलक का उदाहरण है। ये आपसे नहीं पूछेगा कि इसमें इफोर्ट कहाँ होता है, फलक्रम कहाँ होता है, लोड इसका कहाँ होता है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है स्वतंत्रता पूर्वक उत्तोलक क्या होता है, एक छड़ या मान लीजिए कि कोई एक छड़ है, टेढ़ी छड़ है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, वही उत्तोलक है। आपने सुविधा हम घुमा करके जो अपना जो कार्य कर रहे हैं उत्तोलक है, इसमें फलक्रम होता है। इसमें क्या है कि आलम्ब है, कहता है कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ क्या होता है कि उत्तोलक का जो छड़ है स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, वो आलम्ब हो गया। आयास मतलब कि इफोर्ट, मतलब कि उस पर जो हम बल लगा रहे हैं वो इफोर्ट हो गया, आयास हो गया। और जो भार हो गया, जो भार उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जा रहा है अथवा जो रुकावट हटाई जा रही है वो भार हो गया। इसका तीन प्रकार होता है। तो यही सब पूछता है, बीच में क्या आ गया, यहाँ कौन होता है, ये फलाना ढिमकाना, ऐसा सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
इसमें प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, तो इसमें आपसे पूछेगा, जैसे कि देख लीजिए इसमें उत्तोलकों में अलम्ब जो फलक्रम और आयासी फोट और भार बीच में होता है, ठीक है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से ये सब कुछ नहीं, ठीक है। इसके उदाहरण देखिए, कैंची पूछेगा, पिलास पूछेगा, सरसी पूछेगा, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब प्रथम श्रेणी का ये उत्तोलक होता है। बस ये सब पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में पूछा जाएगा, इसके में क्या होता है, तो सरौता हो जाता है, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए का कूड़ा ढोने वाला ये सब गाड़ी हो जाता है। और तृतीय श्रेणी में जो हो जाता है, चिमटा मनुष्य का हाथ हो जाता है। गुरुत्व केंद्र जो होता है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। 1 मिनट। संतुलन के प्रकार इसमें अस्थायी संतुलन, अस्थायी, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन, यहाँ से छोड़िए उदासीन संतुलन, ये सब स्किप कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये इम्पोर्टेंट है। वर्क का मतलब पूछा जाएगा कि कार्य की माप लगाए जाने वाले बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, ये इंपॉर्टेंट है, अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो है जूल है, ठीक है। ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का एक अदिश राशि है, एनर्जी कैसी है, एक अदिश राशि है, इसका भी एसआई मात्रक जो है क्या है, तो इसका भी एसआई मात्रक जो है ये जूल ही है। ऊर्जा जो होता है कार्य का 2 प्रकार का होता है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कहता है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv² हो जाता है। और किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे क्या होता है, ये जो इसका एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। बांध बनाकर के इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा, ये सब मतलब कि ये घड़ी में चाबी की संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की कमानी की ऊर्जा, ये किसका उदाहरण है, तो पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m मतलब मास हो जाता है, g त्वरण हो जाता है और h हाइट हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसमें क्या है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही ये उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, बस वही क्वेश्चन रहेगा, उसी में बस ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कहता है कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ये क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है, ठीक है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को किस में, तो विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर बजाने के लिए क्या विद्युत की ज़रूरत होती है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सोलर सेल क्या होता है, तो सूर्य से ये ऊर्जा एनर्जी लेता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है। ट्यूबलाइट, तो इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो प्रकाश ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और विद्युत मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपता है, तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत बल्ब है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और सितार जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सितार क्या होता है, तो यंत्र विश्व जो यांत्रिक ऊर्जा है उसमें क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा में ये रूपांतरित कर देता है। काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा में संबंध, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। संवेग को दुगुना करने पर गतिज 4 गुनी हो जाएगी, बस इतना याद रखिए। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, लिखिए, छपेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जिसे जेम्स वाटसन वाट के सम्मान में रखा गया था। किसके सम्मान में, तो जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। वाट बराबर जो होता है, शक्ति बराबर कार्रवाई समय
ये बराबर जूल बाई सेकेंड हो जाता है। वाट बराबर 10 के पावर 7 अर्ग पर सेकेंड हो जाता है। ये उतना बहुत कम पूछा जाता है। शक्ति की एक और जो मात्रक होती है क्या था, अश्व शक्ति होती है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया, ठीक है। अश्व शक्ति भी जेम्स वाट के द्वारा। एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है 746 क्या होता है, हॉर्स वाट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये छपता है। 1 HP बराबर 746 वाट, बस इतना याद रखिए। और 1 किलो वाट बराबर होता है 1.34 HP हो जाता है। जेम वाट सेकेंड जो दे रहा है इसमें से देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊर्जा ये सब इन छोड़िए, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बहुत कम मतलब। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए वो छोड़िए न्यूटन का क्या है नहीं है उसे छोड़ दीजिए। कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर जो हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है कि इसमें बताइए कि क्या होता है इसका, ठीक है। और इसका जो प्रतिपादन ये प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने 17 मतलब कि 1788 में दिए थे। ये इंपॉर्टेंट है। गुरुत्व जो होता है तो ये दो वस्तु जो पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है, इसमें बता चुके थे क्या गुरुत्व होता है, गुरुत्वाकर्षण सब कैसे है। तो इसमें एक पृथ्वी हो जाता है जो अपने आकर्षण बल के कारण इसको खींचता है। आगे देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है त्वरण जो कह रहा है, यहाँ देखिए गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है क्या होता है, गुरुत्व जिसका त्वरण इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन पूछा जाता है, इसका बताइए गुरुत्वीय त्वरण मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और जी के मान में परिवर्तन, यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये यहाँ से पूछा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो होता है जी का मान जो क्या होता है ये घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है। सर्वाधिक जो जी का मान कहाँ होता है, तो पोल जो होता है, जो ध्रुव जो होता है, दोनों ध्रुवों पर जो क्या होता है तो इसका सर्वाधिक मान हो जाता है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, जो इक्वेटर है इस पर क्या होता है, तो इस यहाँ जो होता है न्यूनतम हो जाता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाएगा, अगर पृथ्वी का जो घूर्णन गति है अगर ये बढ़ जाए तो जी का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये कम जाएगा। क्या होगा, ये कम जाएगा। और पृथ्वी के घूर्णन और जब घटने पर क्या हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें जो भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रखा गया है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनता है। आगे कह रहा है कि ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटा से घट करके ये 84 मिनट की हो जाएगी। ये सब कुछ नहीं पूछेगा कि कितना दिन कितना मिनट का हो जाएगा। कह रहा है कि वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, कह रहा है कि जब लिफ्ट में पिंड का भार कैसा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा हो, तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट है ये सभी। जब ऊपर की ओर जाएगा तो कैसा होगा, तो वेट भी मतलब कि बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब नीचे की ओर आएगा तो घटा हुआ, दोनों घटा हुआ ही प्रतीत होगा। और जब एक समान से गति करती है तो क्या होगा, जब एक समान से गति कर रही है तो इसमें भी कोई हमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो एक मुक्त पिंड के भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि भारहीनता की स्थिति होती है। जब डोरी टूट जाए तो कैसा होता है, तो भारहीनता की स्थिति होती है। लिफ्ट में नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो क्या होगा, तो उसके पिंड उसकी फर्श से उठ करके छत से जा लगेगा। मतलब कि जो होगा इसमें क्या होगा कि लिफ्ट जो होगा इसके फर्श जो है इसके जो छत होगा, यानी कि लिफ्ट का जो छत होगा उससे जा करके लग जाएगा। त्वरण गुरुत्वीय, जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो ये सब पांचों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छपता है। सूर्य के ग्रहों का केपलर, ये सब छोड़िए सब। अब तो ये
प्लूटो जब था उसको निकाल दिया गया बौने ग्रह। उपग्रह तो जानते ही हैं क्या होता है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से वो देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए कह रहा है कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन छपता है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितना होता है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ज्योग्राफी में सब पढ़ा चुके हैं, परिक्रमण काल क्या होता है, परिक्रमण काल, कक्षा की परिधि, कक्षीय चाल, ये सब नहीं पूछता है, ये सब छोड़िए। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज़ देख लीजिए। जो कोई सैटेलाइट होता है उसका जो परिक्रमण काल होता है उसके द्रव्यमान पर क्या है कि निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की परिक्रमण काल, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले जो सैटेलाइट है उसका परिक्रमण काल कितना है, तो 1 घंटा 24 मिनट है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज्योग्राफी में ये बता चुके हैं, ये मतलब कि 24 घंटा ही इसका परिक्रमण काल होता है, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर ही इसका होता है। ये कितने ऊंचाई पर, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है। और इसका स्थापित करने के सबसे पहले जो आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी संभावना, किसने, तो आर्थर सी क्लार्क महोदय के द्वारा। तो इसमें से 2-3 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। परिक्रमण काल जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है 24 घंटा ही होता है, और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। और सबसे पहले इसका संभावना आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग क्या है, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि वह वेग, मतलब मान लीजिए कि किसी, मतलब कि इसमें दे रहा है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसके किसी पिंड के पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर क्या है कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, यानी कि पृथ्वी पर वापस नहीं आए। मान लिया जाए कि कोई वस्तु को आप पृथ्वी पर फेंके, तो कितना पलायन वेग के साथ फेंकिएगा कि वो दोबारा यहाँ नहीं आए, वापस नहीं आ पाए। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से। उपग्रह के कक्षीय वेग है, अगर यहाँ देखिए ये छोड़िए, दो पलायन वेग कक्षीय वेग का कह रहा है कि उपग्रह की, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, उपग्रह के लिए कक्षीय वेग कह रहा है पृथ्वी तल के पलायन वेग से। ये मतलब यहाँ से ये देखिए कह रहा है कि यहाँ यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग अगर √2 गुना यानी कि 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षीय वेग अगर उसका क्या है, किसी उपग्रह का जो कक्षा का वेग है √2 गुना कर दिया जाए, अर्थात 41% उसको बढ़ा दिया जाए, तो वो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़ करके क्या करेगा, पलायन कर जाएगा। दाब है, जो प्रेशर होता है, तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब कैसा है, तो एक अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास करने का दबाव, दाब, ठीक है। तो दाब क्या होता है, एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब, ये नहीं पूछेगा कि 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम कितना, इससे अक्षांश, ये सब कुछ नहीं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो होता है ये वार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। मतलब पृथ्वी पर, पहाड़ों पर यह क्वेश्चन पूछता है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, किस कारण, तो वहाँ जो वायुमंडलीय दाब होता है ये कम होता है, इसी कारण। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन जो होता है वो साफ रहने की संभावना होती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। द्रव में, द्रव ये छोड़िए, पृथ्वी किसी आगे कह रहा है कि
किसी वस्तु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। ये क्या होता है कि जो इसका जो चौथा पॉइंट है वो देखिए, किसी बिंदु पर द्रव का दाब, किसी बिंदु पर जो होता है द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर किस प्रति इसके जो डेंसिटी होता है घनत्व पर निर्भर करता है। अर्थात घनत्व अधिक होने पर दाब भी क्या होता है, अधिक होता है। अगर घनत्व अधिक हो गया तो दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। पास्कल का नियम कह रहा है, पास्कल के नियम का द्वितीय कथन, ये सब पास्कल के नियम का आधारित कुछ यंत्र है। ये देखिए, जैसे कि हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक प्रेस हो जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाता है। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा गया है। द्रव का आकार मतलब कि उस पर निर्भर नहीं करेगा, जिस आकृति या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा गया है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा है कि द्रव का आकार अगर लोटा में रख दिया, अगर गिलास में रख दिया तो इसी के आकार क्या हो जाएगा, और थाली में रख दिया तो इसका, तो इस पर यह निर्भर नहीं करता है इसका आकार, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक गलनांक और एक क्वथनांक। तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, मतलब कि अगर गर्म कर रहे हैं तो किसी का आयतन अगर बढ़ गया, ठीक है, और दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाता है। तो ये गलनांक ये सब क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि मोम हो गया, घी हो गया, आदि हो गया, इसमें क्या होता है गर्म करने पर इसका क्या हो गया कि आयतन जो है बढ़ता है, और दाब बढ़ाने पर इसका गलनांक भी क्या होता है कि बढ़ जाता है। जैसे कि मोम, घी सब दाब बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे तो इस सब का क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि गर्म किया जाए, किसी बर्फ़ को गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गलनांक भी इसका क्या हो जाएगा, अगर इसमें गर्म कर रहे दाब बढ़ाने पर इसका गलनांक भी अगर कम हो जाता है। जैसे इसी कारण तो बर्फ़ पर स्केटिंग सब किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बोतल में, कांच की बोतल में पानी को फुल कर करके पूरा भर करके उसको फ्रीज में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ जो पानी जो होता है जमने के बाद इसका क्या होता है, आयतन इसका बढ़ जाता है, और गर्म करने पर क्या होता है, घट जाता है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 5 टॉपिक तक ही रहने देते हैं, चैप्टर तक। ठीक है, आगे जो है ये 6 से आज इसमें एक और कर दे रहे हैं, विविध का इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। फिर जीके से मतलब यहाँ से भी जो मिसलेनियस है विविध, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हर वीडियो में, अब हर टॉपिक में क्या करेंगे, जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें 1-2 जो है विविध को इंक्लूड कर देंगे। तो आज पहला दिन था यहाँ से, तो देख लेते हैं। कहता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये लुसेंट में विविध जो है लुसेंट का यहाँ से बता रहे हैं, इसमें भी ये अच्छा खासा यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला इंपॉर्टेंट है। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन, तो मीरा कुमार, कुमार ही नाम है, कुमारी मत लगा दीजिएगा, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन, तो वायलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी, तो राजकुमारी अमृता कौर, केंद्रीय मंत्री है, कोई क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद प्रथम महिला सांसद कौन बनी, तो राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष तो रोज मिलियन बैथू। ठीक है, रोज मिलियन, रोज पढ़ते रहिए यूपीएससी। ठीक है, रोज मिलियन बैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, कहाँ की, तो भारत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, कुछ याद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है, मतलब कौन थी, तो अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश राज्य की ये सीएम बनी थी। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, हरियाणा में 1966-67 में बनी थी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी बनी थी। कहाँ की, तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, अगर भारतीय में पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष है तो डॉक्टर एनी बेसेंट है।
1917 में बनी थी। और सरोजिनी नायडू 25 में, शायद 25 में सरोजिनी नायडू बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश यहाँ पूछा जा रहा है, न कि मुख्य न्यायाधीश पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, तो ये महिला न्यायाधीश है। तो मीरा इसमें कौन है? तो मीरा शाही फातिमा बीबी, इसका नाम याद रखिए, फातिमा बीबी याद रखिए। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। उच्च न्यायालय में तो बनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, चीफ जस्टिस। तो लीला सेठ ये हिमाचल प्रदेश से बनी थी मुख्य न्यायाधीश है। और देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? तो अन्य सत्र न्यायाधीश जो होता है जिला में जो होता है सत्र न्यायाधीश, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश है अन्ना चांडी। कहाँ से बनी? तो केरल के। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला तो नीरजा भनोट, इस पर एक फिल्म भी बना है नीरजा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, मतलब यूएन की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपा जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो आरती शाह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला तो रीता फारिया, मिस वर्ल्ड बनी थी प्रथम कौन? रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन? तो संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पाने वाली प्रथम महिला तो आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो L.A. लम्डसेन जो है ये हॉकी में, ठीक है, 1961 में इसको दिया गया था। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी, जो ब्रॉन्ज मेडल इसे मिला था। अर्जुन और राजीव दोनों मतलब खेल पुरस्कार पाने वाली तो कुंज रानी, इसे क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। प्रथम महिला मेयर तो तारा चेरियन, कहाँ की? तो ये चेन्नई के बनी थी प्रथम महिला मेयर, तारा चेरियन इसका नाम ही है जो चेन्नई में। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा तो कौन? तो कामिनी राय, 1886 ईस्वी में प्रथम महिला स्नातक। ये प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स कर चुकी थी, और ये स्नातक जो है ये, ठीक है, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी वासु। प्रथम महिला फिजिशियन आनंदी बाई गोपाल राव, ठीक है, जोशी है। प्रथम महिला फिजिशियन आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर तो सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट तो हरिता कौर दयाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन? तो हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबस पायलट तो एयरबस कहाँ है? तो दूर है, दुर्गा बनर्जी, ठीक है। कुछ और है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो पुनीत अरोरा है। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की कौन बनी? तो सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कल्पना चावला, अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल की। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला तो भानु अथैया, गांधी फिल्म में, ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कमलजीत संधू। किसमें? तो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत, मतलब कि कमलजीत, ठीक है, संधू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, क्वेश्चन पूछता है तो दक्षिणी ध्रुव धर्म सक्टू, रीना कौशल धर्म सक्टू। दक्षिणी ध्रुव पर काफ़ी संकट आ गया धर्म का, ठीक है, धर्म सक्टू। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला तबुल्ला चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता करेनाथकर जो है ये गोबी रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रामा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थे? तो BS रामा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाहक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन? तो पीवी सिंधु। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक 2016 के रियो ओलंपिक में जीती थी। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला था मैरी कॉम 2012 में लंदन ओलंपिक में जीती थी। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर, प्रथम महिला जो विदेश सचिव बनी कौन है? तो चोकीला अय्यर। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला तो कौन? तो दोहरा शतक मिताली राज। ओलंपिक की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए मतलब कि दीपा कर्माकर ये क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला तो नीता अंबानी बनी थी। कौन? नीता अंबानी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो थी कौन? तो पीवी सिंधु। एक अभी देखे थे 2016 में, उसके बाद में क्या है कि 2000 जो अभी जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, इसमें भी जाकर के क्या जीती है? तो सिल्वर मेडल जीती हुई थी। ब्रॉन्ज या सिल्वर ध्यान नहीं आ रहा है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अवनी लेखरा है, स्वर्ण पदक जीती थी। पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें अवनी लेखरा। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन? तो विनेश फोगाट। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल 1992 में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला तो पीटी उषा। ठीक है, तो आज इसमें जो 5 जो चैप्टर था और एक मिसलेनियस को इसमें इंक्लूड करके सोचे हैं कि धीरे धीरे सब ऐसे कर करके समाप्त कर दिया जाए। यकीन मानिए एग्ज़ाम से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।